तो अभी तक का आंकड़ा क्या कह रहा है? बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए 123 पर आगे, बहुमत से एक ज्यादा। आरजेडी यानी महागठबंधन 113 सीटों पर आगे, बहुमत से 9 कम। एलजेपी 0 पर, अदर 7 पर। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। आलोक भाई, आपकी खबर, ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने ट्विटर पर लिख दिया है कि अभी राजपाकर वैशाली की कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिमा कुमार दास ने बताया कि काउंटिंग के बाद 1720 वोट से जीत गई। डीएम चुने जाने का सर्टिफिकेट देने से इनकार कर रहे हैं। ये ना प्रजातंत्र की परिपाटी है और न ही कानूनी तौर से सही। चुनाव आयोग कहाँ है? तो आपकी ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन सबसे पहले मैं एनके सिंह सर को इंट्रोड्यूस कर दूं। राकेश कुमार जी हैं, वो हनुमान के भक्त हैं जिन्होंने अयोध्या में आज आग लगा दी। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं। राकेश कुमार जी, हनुमान अयोध्या में कब से आग लगाने लगे? लंका छोड़ के सीधा अयोध्या में सीधे पेट्रोल छिड़क दिया। आपने आज बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और आपको बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए। और आज सबसे ज्यादा आप खुश है, जितना भारतीय जनता पार्टी नहीं खुश है उतना ज्यादा आप खुश है। और हम लोगों ने एक सीट जीत लिया, मटियानी सीट, जिसमें आपके टीवी चैनल पे दिखा रहे 0। एक सीट आप दिखा दीजिए, मटियानी हम लोग जीत चुके हैं। दूसरी बात, लंका की बात, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो शुक्ला जी बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बड़े भाई का भूमिका में लोक जनशक्ति पार्टी आपको ला के दिया है, आप बड़े भाई का भूमिका निभाइए और मुख्यमंत्री में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार में नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री मत बनाइए, कहीं ना कहीं फिर आपको आगे चल के नुकसान होगा। और आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, नया चेहरा लाइए और मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा की होनी चाहिए। सर, हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए अब आप, क्योंकि इस बार हनुमान ने गजब किया है। पेट्रोल जितना अयोध्या में छिड़का उतना लंका में नहीं छिड़का। नहीं, बूथ से आग लगाई थी या ईवीएम से, ये तो बताइए। नहीं, आपने तो ईवीएम से आग लगा दी। 8 सीटें जेडीयू की निपटा दी आपने पूरी की पूरी। 8 सीटों पे नहीं, 8 सीटों पे तो मैं आपने दिखाया, कुछ सीटों पे ऐसे भी 50-60 सीटों पे जहां पे जेडीयू को नुकसान लोक जनशक्ति पार्टी से हुआ। और हम लोगों का नारा था कि भारतीय जनता पार्टी कि बड़े भाई का भूमिका निभाना चाहिए। हमारे नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने आप को बड़े भाई कहते थे। हम लोगों ने ऐसा काम किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कि बड़े भाई का भूमिका श्री राम का हम लोगों ने। प्रेम शुक्ला जी, ये हनुमान जी की चालीसा आज मंगलवार थी, पढ़ते पढ़ते आपका ही कबाड़ा कर गए। तो अयोध्या में कितनी आग लगी? 8 सीटों की आग तो लगा दी इन्होंने जेडीयू में, और आपकी जो 140 145 हो रही थी वहां पर आपको 123 पर रोक दिया। ये कैसे हनुमान है भाई? ऐसे अगर हनुमान मिलते रहे भगवान श्री राम को तो क्या होगा लंका का और क्या होगा अयोध्या का? नहीं, ये हनुमान जो है एनडीए के लिए इन्होंने निश्चित तौर पर जिस तरह से राम काज करना होता था हनुमान का काम, तो एनडीए का काज तो नहीं हुआ है। और एनडीए का काज होना है राम का काज था। तो हनुमान जी से यही विनती है कि कृपा करके अब कम से कम अयोध्या में आग लग जाए, ऐसा दीपक चौरसिया जी को विश्लेषण करने का अवसर ना प्रदान करें। वैसे आलोक भाई, आपकी खबर आगे बढ़ गई है। अब तुरंत जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वो इलेक्शन कमीशन जा रहा है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज आप भी दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है मैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। सकरा सीट है जहां से उमेश राम 600 वोट से पहले जीते और 3-4 घंटे के बैठाने के बाद, गैप के बाद 1700 वोट से उनको हारने की बात कही जा रही है। सर्टिफिकेट अभी तक किसी को नहीं मिला है। काउंटिंग हुए कई घंटे हो गए हैं और 600 वोट की जीत को 1700 वोट की हार में बदला जा रहा है। सीट है सकरा, जिला है मुजफ्फरपुर, उमेश राम कैंडिडेट हैं। पहली चीज़ ये कह रहा हूं। दूसरा, इस तरह के तमाम आरजेडी के कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं निकल के, जिनको जीता हुआ डिक्लेयर किया गया, 2-2, 3-3 घंटे तक बैठाए रखा गया और बाद में कह दिया गया कि आप हार गए। बीजेपी वाले भी कई कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको भी हारा हुआ दिखा रहे हैं। अभी एनआई पे कई सारे बीजेपी वाले आपको देख देख के वो भी सीख गए कि हम भी हल्ला मचाते हैं। मुझे लगता है कि जरूर करना चाहिए। अगर उनके साथ कहीं पर हुआ है तो इलेक्शन कमीशन उनके लिए भी वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारे लिए है। अगर हमें शिकायत है तो उनको भी हो सकती है। लेकिन चाहे बीजेपी के साथ हुआ हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आरजेडी, फिर इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता कहां चली गई है? वैसे आलोक भाई भी ऐसा कह रही है और कांग्रेस भी ऐसा कह रही है। आज मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूंगा। एक मैंने जर्नलिज्म तब शुरू किया था जब विट्ठल नरहरी गाडगिल
कांग्रेस के स्टॉलवर्ट स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे। उनकी ये विशेषता थी, प्रेम शुक्ला जी को याद होगा, एनके सर को भी याद होगा, जो सवाल उनको नहीं जवाब देना होता था तो बोलते थे मुझे सुनाई नहीं पड़ा। आज कमोबेश आप वैसे ही बन गए, क्यों एनके सिंह सर? आज वैसे ही बने हुए आलोक शर्मा, जो सवाल नहीं सुनना है बिल्कुल सुनाई पड़ ही नहीं रहा, उनका दनादन बैटिंग किया जा रहा है और बैट बॉल और विकेट सब उखाड़ के ले जाने वाले आज घर पे ही है। बड़ी पुरा नहीं वो तो बीजेपी वालों की आदत है, बड़ी पुरानी याद लेकिन आप तो दोनों ही, एनके सिंह साहब तो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय और आप भी बड़े भाई की तरह हैं। एक मिनट के लिए सर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं फिर आपका कमेंट लूंगा। सैयद आमिर हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की संभावना है। इस बीच अंजलि बत्रा के बाद भी ग्वालियर चलूंगा। लेकिन आमिर, क्या खबर आ रही है बीजेपी हेडक्वार्टर से? इसका मतलब अब औपचारिक मोहर लग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब बिहार चुनाव जीत लिए हैं। देखिए, जब से यहाँ पर माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है, और आपको बताएं कि बीजेपी के बड़े नेता सारे लगभग पहुंचने वाले, जेपी नड्डा पहुंचने वाले, अमित शाह पहुंचने वाले, और उसके अलावा राजनाथ सिंह पहुंचने वाले। और खबर ये भी आ रही है सूत्रों के बारे से हमारे पास, हालांकि अभी तक एसपीजी नहीं आई है, क्योंकि पीएम जब भी कहीं भी जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पहले पहुंचती है, वहाँ सारी चीजों को हैंडल करती है। अभी तक वो नहीं हुआ है, लेकिन पीएम के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हम लगातार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आपको बताएं कि यहाँ पर अब काफी ज्यादा उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से सीटों का रुझान जो नतीजों में तब्दील होता जा रहा है, वो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि अब एनडीए जो है वो फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाली है। तो कुल मिलाकर के अब बहुत ही कम समय है, बड़े नेता लगभग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, कुछ बड़े नेता रास्ते में है, पहुंचने वाले हैं, और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको बता दें लगातार बढ़ती जा रही है। तो कुछ ही समय बाद आप हो सकता है प्रधानमंत्री को इस मंच पे देखें, बीजेपी के मुख्यालय से देखें। ठीक है, अंजलि बत्रा ग्वालियर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। अंजलि, लगातार कांग्रेस बात की बैटिंग कर रही है कि भाई चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, मैच का परिणाम बदल रहा है। आपको क्या लगता है अंजलि, चीटिंग हो रही है या कांग्रेस पार्टी हार रही है या बीजेपी जीत रही है? आपका क्या प्रेडिक्शन है? दीपक जी, इसमें मैं कहना चाहूंगी, मैं किसी पार्टी विशेष पर टिप्पणी ना करते हुए कहूंगी कि हम ईवीएम मशीन पर जो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में चीटिंग हो रही है, इस तरीके के काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत का जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व में विख्यात है कि हाँ, पूरा विश्व भारत के लोकतंत्र की तारीफ करता है। और अगर हम इस तरीके की बात करते हैं तो बहुत ही निंदनीय बात है। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा, कार्य करने से काम चलेगा। और ये जन आदेश है, जन आदेश का सम्मान हमें करना होगा, चाहे जो बीजेपी सीट जीत रही है या कांग्रेस सीट जीत रही है। देख लिया आलोक जी, अब दर्शक भी आपके लिए कहने लग गए। लेकिन एनके सिंह सर के पास चलूंगा। एनके सिंह सर, आलोक शर्मा जी बिल्कुल विट्ठल नरहरि गाडगिल की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। दे देता हूं दर्शक महोदय को, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं एनके सिंह सर के पास। नहीं, मुझे लगता है कि आडवाणी जी और तमाम जो बीजेपी के लीडर्स ने आज तक आरोप लगाए हैं, शायद वो क्या थे फिर? सर 2009 में आप क्यों डिफेंड कर रहे थे ईवीएम अच्छी है, ईवीएम अच्छी है? क्यों आप बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिए जा रहे थे? क्यों राजीव जी ईवीएम लेकर आए? इतना गंदी है तो एक पिटीशन फिर डाल दीजिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन ईवीएम पर टर्न डाउन कर दी थी और कहा था कि ईवीएम की इम्पार्शियलिटी पर अगर आपको यकीन ना तो एक बार टेस्ट चेक करवा के देख लीजिए। उन्होंने तो बाकायदा एसओपी डिक्लेयर कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और आपने भी माना था उसको अंततः। दीपक लेकिन एनके सिंह सर से जवाब ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं आलोक भाई। एनके सिंह सर, नहीं कोई जी जरूर। देखिए दीपक जी, आलोक जी का जो आरोप है वो ईवीएम पे नहीं है और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। हम लोग कम से कम 15 साल से ईवीएम को टेढ़ा करके, बेढ़ा करके, पटक के, खोल के हर एक्सपर्ट से दिखा चुके हैं ईवीएम में टैंपरिंग असंभव है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, ये असंभव है। अब जो आलोक जी का जो आरोप है वो दूसरा है। आलोक जी का आरोप ये है कि डीएम ने बाहर निकल के कहा कि 1760 सीटों से वोटों से आप जीत रहे। 1720 उसने इनफॉर्मली कहा हो, लेकिन अगर आप जानते हैं कि हर राउंड 1720 हर राउंड पे दस्तखत होते हैं और ये राउंड सिस्टम है। एक राउंड हुआ
फिर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का बैठा है, बाकी पार्टीज के बैठे, उनके दस्तखत होते हैं। अब अगला राउंड हुआ, फिर उस पर दस्तखत हुए। तो ऐसा कौन सा राउंड है जिसपे कि अचानक डीएम को 1720 उल्टा लगने लगता है? तो लिहाजा मुझे लगता है कि उसने इनफॉर्मली कहा होगा, और किसी अगर कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन कर दिया है, किसी कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव ने ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो रिकाउंटिंग होती है, ये सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कांग्रेस एक आरोप लगा रही है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिकाउंटिंग आप करवा लें, क्योंकि हर राउंड के बाद वो रिकॉर्डेड है। जैसा दीपक जी आपने बताया, रिकॉर्डेड होता है, उसमें घपला के चांसेस बहुत कम है। लिहाजा अगर अच्छा दीपक बताइए कि उसने डीएम ने अगर उसको मैनिपुलेट करना था तो अभी अभी आके उसने बताया क्यों, और बताने के 2 मिनट बाद वो पलट जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अगर कांग्रेस का आरोप है तो बिल्कुल जांच हो। आप आलोक भाई को क्यों तर्कों से जवाब दे रहे हैं? लगा रही तो हल्की बात नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप आलोक भाई को क्यों तर्कों से जवाब दे रहे हैं? क्यों आप इनको तर्कों से जवाब दे रहे हैं? अभी उन्होंने जो फोकस मान के रखा हुआ है, लाइट कम फोकस ज्यादा उनका उधर ही रहेगा कि डीएम गड़बड़ कर रहा है, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है, ईवीएम खराब है, चुनाव हम हार नहीं रहते, चुनाव हमको बीजेपी ने हरवा दिया। लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे प्रेम शुक्ला जी, आपदा में अवसर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जितने भी एलिगेशन थे, चाहे लॉकडाउन को लेकर हो, चाहे कोविड मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे ये आरोप हो कि भाई 21 दिन में आपने तो कोरोना ठीक करने का दावा किया था, जो कांग्रेस पार्टी ने कई बार बोला, आपको नहीं लगता इन सब सवालों के जवाब आज इन उपचुनाव और बिहार के रिजल्ट के बाद जनता ने दे दिए हैं? थम्स अप। निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कृतित्व है, जो व्यक्तित्व है, उसको कोरोना काल में, मंदी के काल में, महामारी के काल में, महामंदी के काल में जनता ने उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। गुजरात में व्यक्त किया, मध्य प्रदेश में व्यक्त किया, बिहार में व्यक्त किया, उत्तर प्रदेश में व्यक्त किया। सब जगह कोरोना के बाद पहली बार इतने व्यापक चुनाव, विधानसभा के चुनाव बिहार में, और उसी तरह से जो है बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में तो लगभग जो है कितना बड़ा बाई इलेक्शन है, 28 सीटों का है। ऐसे में सीधा जनता ने जनादेश दिया और विपक्ष को एक सबक भी दिया है कि आप नकारात्मक राजनीति से मुक्ति प्राप्त कर लें, आप असत्य की राजनीति से मुक्ति प्राप्त कर लें, आप हवाई किले दिखाने से मुक्ति प्राप्त कर लें। अब देश की जनता बहुत सुज्ञान है, जानती है, उसके पास बहुत सूचनाएं हैं, और सूचनाओं को विश्लेषण करके निर्णय लेने की उसकी क्षमता जो है विकसित हुई है। ठीक है आलोक शर्मा जी, 30 सेकंड का एक जवाब। क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री के कोविड मैनेजमेंट, लॉकडाउन मैनेजमेंट, इस सब को थम्स अप दे रही है जनता? और फिर इसी सवाल के साथ एक लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए मैं एनके सिंह सर के पास जाऊंगा। आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि अगर मोदी जी सकारात्मक प्रचार कर रहे थे तो एक दिन में 100 बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करके बिहार की जनता को क्यों डरा रहे थे? आप कह रहे थे कि किडनैपिंग का कॉपीराइट किसी पार्टी के पास है, ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हम रोजगार की बात कर रहे थे, किसान की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, हम पूछ रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो थी बिहार से बनारस क्यों चली गई, हम ये पूछ रहे थे। और मोदी जी भारत पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मोदी जी जय श्री राम की बात कर रहे थे, धारा 370 की। मुझे लगता है कि पूरी तरह से मोदी जी ने नकारात्मक प्रचार किया, और इसीलिए 2015 में हारे थे, और बीजेपी आज भी इसीलिए हारी है। ठीक है, बीजेपी हारी, आपको लगता है? नहीं है, बीजेपी हारी है। मैंने अभी 17 सीट का भी बताया, उमेश राम का एग्जाम्पल मैंने अभी क्लियरली दिया आपको दीपक जी। उन पर होना चाहिए ना चर्चा। 600 वोट से जो व्यक्ति जीत गया 3 घंटे के बाद वो 1700 वोट से हार गया, कैसे संभव है भाई? चुनाव का सबसे मेजर टेक अवे एनके सिंह साहब आपके हिसाब से क्या है? जनता 85% कह रही है मोदी मैजिक की जीत है, ये आपको क्या लगता है? देखिए एक बात बहुत साफ है कि अगर मान लीजिए, हम तो इसको रिवर्स लॉजिक से देखते हैं, एक प्रक्रिया होती है रिवर्स लॉजिक। अगर मान लीजिए कि एनडीए हार गई होती तो आज हम ही बैठ के इसी चैनल पे कह रहे होते कि मोदी जी की मकबूलियत को कहीं आंच आई है और मोदी जी की मकबूलियत खत्म हो रही है, क्योंकि उन्होंने पूरे उसके दौरान जबरदस्त शिद्दत से कैंपेन किया था।
अगर वो जीत जाती है। और आप ध्यान रखिएगा 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, माइग्रेंट लेबर्स का इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफ होने के बाद, रोजगार लगभग गायब होने के बाद, जो इकोनॉमिक कारणों से हुआ है, अगर कोई पार्टी 15 साल बाद भी अपना वो रिटेन कर लेती है तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिटेबल चीज है और इसका असर बंगाल के इलेक्शन पे भी पड़ेगा। और जो मोदी जी का अभी तक, क्योंकि ये माना जाता था कि जिस तरह हैंडल किया है कोरोना के बाद माइग्रेंट्स को, उसकी नाराजगी सीधे बिहार के चुनाव पे पड़ेगी, हम सब मान रहे थे, मैं तो मान ही रहा था कम से कम। लेकिन अगर उसका असर अपेक्षाकृत नहीं हुआ और सरकार रिटेन हो गई है तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी की मकबूलियत ठीक है, अभी भी मैं यहीं पे बरकरार वाइंड अप रखती है। करूंगा। 85% लोग कहते हैं मोदी मैजिक चला है। सर, ये हनुमान जी का क्या करेंगे आप, प्रेम शुक्ला जी? ये हनुमान जी बैठे हुए अभी क्या करेंगे इनका? मुझे लगता है हनुमान जी को भी भगवान श्री राम को कंधे पे बिठा के ले जाना पड़ेगा। हनुमान जी से हमेशा जो है राक्षसों के वध की अपेक्षा है, सुरों की तरफ उनको जो है कुदृष्टि करने की आवश्यकता नहीं है, इतना ही उनको राम संदेश है। चलिए, हनुमान जी की चालीसा जरूर राकेश जी पढ़िएगा। फिलहाल मैं ब्रेक लेता हूं, वक्त मेरे पास आज इतना ही है। लेकिन 85% लोग कहते हैं कि इन चुनाव में भी मोदी मैजिक चला है और एक ऐसी पैंडेमिक के बीच ये चुनाव हुए हैं अनप्रेसिडेंटेड, ना कभी हुआ, ना कभी देखा, ना कभी सोचा, ना कभी महसूस किया। लेकिन उसके बाद भी ये जीत मोदी मैजिक की जीत है, ऐसे हमारे 85% दर्शक कहते हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।